everyone, I am Vinita Soni, your chemistry educator and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, first of all आप सभी को सॉरी कि 5-6 दिन से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी कुछ काम की कुछ इशू की वजह से। सो अब से हम डेली केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करेंगे और आपको डेली अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे ऑर्गेनिक के वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये वो टॉपिक है जो सिर्फ 11th 12th नीट IIT JEE के लिए ही नहीं बल्कि CSI या नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके पहले प्रीवियस सारे वीडियोस देखिए, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। और सेकेंडली, ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही डीपली और बहुत ही बेटर तरीके से हमें समझना है। तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊं कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे कितना ही घुमा फिरा के पूछा जाए, आप उन क्वेश्चन के आंसर बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ चलो शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का मतलब हम सब जानते हैं। रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन करके क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमने अभी तक तो ये सिंपल ही पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व होते जाते हैं हम ये देखते हैं कि रिएक्शन में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए काफी सारी मैकेनिज्म की जरूरत होती है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जितनी भी प्रोसेस होती है उनकी स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर की जाती है, ठीक है। चलिए अब बात आज का हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक जो है ना, इसका पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। सबसे पहले देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला पढ़ा जाने वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। दैट मीन्स जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट का मतलब हिंदी में क्रिया मतलब अभिकारक, ठीक है। तो रिएक्टेंट मोस्टली दो टाइप के होते हैं, वन इज सबस्ट्रेट, अनदर इज अटैकिंग रिएजेंट। सिर्फ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जब किसी सबस्ट्रेट पर, किसी क्रिया कारक पर जब कोई अटैकिंग रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो जब किसी सबस्ट्रेट पर कोई रिएजेंट अटैक करता है तो ये सबस्ट्रेट क्या हो, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एक रिएक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने वीडियो बना रखा है इस पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। ये एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कि हम 9th-10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी हो सकता है। सो हमने पिछली क्लासेस में ये तो पढ़ लिया था
कि भाई एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। बट अब हमें ये सीखना है कि एक्चुअल में इन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो सेकंड हमारा इसके अंदर टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम प्रॉपर ये देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, किसी एडिशन रिएक्शन में कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, नहीं कौन कौन से मैकेनिज्म की हेल्प से हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें हम एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन देखेंगे, फ्री रेडिकल कैसे एडिशन रिएक्शन देता है ये सीखेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, डिटेल में बात करेंगे इस पर, और कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, जिसमें हम SN1 बहुत पॉपुलर नेम से ये SN2 SNI मैकेनिज्म के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर देन हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और कितने कितने स्टेप्स में, कितने कितने टाइप में ये कंप्लीट होती है, जिसके में हम E1 E2 E1 CV आदि मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनली हम ऑर्थो, पैरा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमने बेसिक पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन की मोस्टली 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और एक इप्सो भी होती है। तो हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं, कौन से ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, कौन से ग्रुप मेटा पोजीशन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे ना, तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये टॉपिक पढ़ने, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप इजीली किसी भी ऑर्गेनिक जो नेम रिएक्शंस हैं उनको इजीली पढ़ पाएंगे। उसका भी हम नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई देर के शुरू करते हैं आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर या फिर कंबाइन होकर एक कंबाइंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम 9th-10th क्लास में काफी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में तो देखा होगा ना कि एडिशन रिएक्शन में सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक कार्बन और एक रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन, जब दोनों ने एडिशन किया, दोनों कंबाइन हुए तो CO2 एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये तो हमने देखा था छोटी क्लासेस में, लेकिन जब अगर आप हायर लेवल पर स्टडी करते हैं ना, नीट की, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आपको इस चीज को एडवांस में पढ़ना होगा। एडवांस में कैसे, कि बात पहले ये आती है कि एडिशन रिएक्शन ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं ना, अब कार्बोनेट कंपाउंड किसको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो एक तो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कि एडिशन रिएक्शन देते हैं। सेकंड बात आती है एल्कीन की। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन भी एडिशन रिएक्शन देती है। यानी मोस्टली ऐसे कह सकते हैं कि कार्बोनिल और एल्कीन ये ऐसे 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो कि एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो पहले बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन के साथ बना ली और 2 बॉन्ड इसके पास क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। या फिर कोई भी अदर ग्रुप जैसे कि हाइड्रोजन या फिर कोई एल्काइल ग्रुप या अदर कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो है कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन्स ये तो हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये कोई भी रिएक्शन कब करेगा, जब इस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अगर अटैक करेगा। अब वो अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, वो कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर कोई
इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कार्बोनिल पे कौन सा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि एक तरफ तो डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक तरफ कार्बन यहाँ पर मान के चलो हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डबल बॉन्ड इजीली नहीं टूटता। ठीक है, अब हमें तोड़ना तो क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड तोड़ना चाहिए ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तोड़ेंगे हम किसको, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। माने डबल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ना तोड़ करके कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्यों, इसका रीजन है पॉलैरिटी। बच्चों इसका रीजन क्या है, पॉलैरिटी। पॉलैरिटी का मतलब जब कोई दो एटम ऐसे आपस में जुड़े हुए हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन पे चले गए। ऑक्सीजन पे चले जाने के कारण ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। ध्यान रखना, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ना, तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता होगा, हमने जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन रिएक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रिएक्शन करेगी। ठीक है, अब बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इसीलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। सो सिंपल सी बात है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस प्रकार का एडिशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। पता चल गया ना कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा एडिशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। और क्यों देते हैं ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और ऐड हो जाता है। सो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे कैसे होता है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप तो क्या है, स्टेप फर्स्ट तो है, सबसे पहले तो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। सबसे पहले तो कार्बन, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसके कार्बन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप में होगा प्रोटोनेशन ऑफ एनाइन। जो भी एनाइन बनेगा ना इसका रिएक्शन में, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको विद एग्जांपल्स। देखो कैसे होती है रिएक्शन, ध्यान से देखना। ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर एक तरफ तो कोई भी CH3 ग्रुप है, एक तरफ कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज या कोई लोन पेयर वाली स्पीशीज हो सकती है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये करेगा इस कार्बन पर।
कार्बोनिल वाले कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना। तो जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पर अटैक किया, अब बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने ले लिए। अब देखो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ये था स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या हुआ, कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, अब देखो यहाँ पर एनायन बन गया ना। एनायन किसको कहते हैं, अगर किसी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको एनायन कहेंगे। अब ये जो एनायन स्पीशीज है, इसका क्या होगा, सेकंड स्टेप पे प्रोटोनेशन होगा। कैसे, सेकंड स्टेप, ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो नेगेटिव आयन है ना एनायन, इसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन का मतलब इसके साथ कोई हाइड्रोजन, कोई प्रोटोन आकर जुड़ जाएगा। अब भाई प्रोटोनेशन कब हो सकता है, जब यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स उपलब्ध हो जो इस ऑक्सीजन को क्या दे दे, प्रोटोन दे दे। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर ले लो। ठीक है, वाटर कैसा होता है, HOH, ये वाटर होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या, हमें पता है कि वाटर एसिड की तरह बिहेव भी करता है, और वाटर तो बेस की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और यहां से ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में तो क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, कहां पर करेगा, कार्बन पे करेगा ना। तो जैसे ही कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो एनायन बना ना, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन का मतलब इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, प्रोटॉन जुड़ जाएगा H+। अब ये प्रोटॉन कैसे जुड़ सकता है, तो कोई सोर्स डाल दे हम, जैसे कि अगर वाटर डाल देना, तो वाटर के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये अपना हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देगा, और जैसे इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आया, इसने क्या बना लिया, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है ना, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। तो अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, 1s2p। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक तरह से प्लेनर ज्योमेट्री है कार्बन की। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस कार्बोनिल कंपाउंड पर एडिशन रिएक्शन हुई ना न्यूक्लियोफाइल की, वैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड sp2 कार्बन से किसमें कन्वर्ट हो गया, sp3 कार्बन से। कैसे, कितने सिंगल बॉन्ड हो गए इसके पास, 1, 2, 3, 4। तो भाई अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया, तो ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी ना। अब ट्राइगोनल प्लेनर से ज्योमेट्री कैसे हो गई, टेट्राहेड्रल। ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यानी कार्बन से 4 बॉन्ड्स जुड़े हुए। ठीक है, अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी, तब इस यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री था। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, अब बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री के आसपास हो गया। ठीक है, तो आप ओवरऑल ये भी ध्यान रख सकते हो, हमने ये तो देख लिया कि कार्बोनिल कंपाउंड कैसे रिएक्शन देता है, कैसे रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन भी कैसा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सेकंड स्टेप में उसका प्रोटोनेशन हो जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ध्यान में रखने वाली बात ये है
कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है और इनके बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वैसे ही इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है, ज्योमेट्री प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो जाती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से 107 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग देखो ध्यान से, देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन के ऑर्बिटल रहे, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल रहे, ठीक है। अब देखो हमें पता है कार्बन की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल तो क्या रहेगा, खाली रहेगा। अगर किसी एटम के पास कोई खाली ऑर्बिटल होता है तो उसको मोस्टली ऐसे बोल देते हैं कि ल्यूमो है। ये तो ल्यूमो का मतलब ये भी हम देख चुके हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके पास कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑर्बिटल कैसा है, भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखो होगा क्या कि कार्बन का ल्यूमो और न्यूक्लियोफाइल का होमो, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करेंगे तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और बॉन्ड बन जाएगा कैसे, देखो ये बन गया एक बॉन्ड, बॉन्ड बन गया ना। अब देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन था sp2, अभी कैसा हो गया sp3 हो गया। तो ओवरऑल आप इस चीज को ऐसे डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों हमने बेसिक तो देख लिया एडिशन रिएक्शन का, अब चलो इसको एग्जांपल के थ्रू बेटर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है। पता नहीं इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। जब कार्बोनिल कंपाउंड से एक तरफ तो कोई कार्बन जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन हो तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। तो जब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम NaCN यानी कोई भी साइनाइड वाला ग्रुप के साथ करवाएंगे तो अब बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो साइनाइड है ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये साइनाइड क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक होगा। तो ये साइनाइड क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन उठकर इस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। ऑक्सीजन पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां पर ये साइनाइड आकर जुड़ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होगा प्रोटोनेशन। और हमें पता है कि प्रोटोनेशन के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन के लिए हम सोर्स ले सकते हैं कोई भी एसिड ले लो या फिर वाटर ले लो। हमें पता है एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना। तो यहां से ये एसिड क्या करेंगे, H+ डोनेट करेंगे और उस H+ को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, O- अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन से एक प्रोटॉन एक H+ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनकर तैयार हो गया, एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। इसी को ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जब किसी कार्बन कंपाउंड में कार्बन पर एक तरफ तो OH ग्रुप हो, एक तरफ साइनाइड हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कह देते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। एग्जांपल सेकंड क्या है, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ करवा दे। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का मतलब होता है जैसे कि CH3Li या फिर CH3MgBr, ठीक है। ये होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का मतलब होता है ऐसे रिएजेंट जिनमें कार्बन और कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई हो ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई हो ना, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कोई सी मेटल हो,
उस कंडीशन में अब बिकॉज मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास जाएंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कौन कर रहा है, ये कार्बन कर रहा है CH3-। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बन पर अटैक करेगा और बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चल जाएंगे। पहला स्टेप तो ये है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब वही बात आ गई, प्रोटोनेशन के लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी सोर्स ले सकते हैं, जैसे कि वाटर ले लें, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, इसको H+ दे देगा। स्टेप से कंपाउंड बन जाएगा। एग्जांपल थर्ड देखो, हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये तो देख लिया कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन साइनाइड के साथ करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो कुछ स्टेप से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल बन गया ना। थर्ड देखते हैं, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। जब कार्बोनिल से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं ना, दोनों ग्रुप हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी और उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है कि अगर हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड, जब फॉर्मेल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। आपको पता होना चाहिए कि वाटर भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो वही बात है, किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे करेगा, क्योंकि कार्बन की नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बन पे अटैक किया, अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट किए थे ना इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन माइनस है ना, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वैसे ही ये हाइड्रोजन के अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट, इसका नाम होता है हाइड्रेट 1,1-डाईऑल। तो ध्यान रखना, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं ना, तो हमें डाईऑल मिलता है। डाईऑल का मतलब होता है जब किसी कार्बन से, एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हो ना, तो इसको बोलते हैं डाईऑल, ठीक है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड पर जब वाटर का एडिशन करवाया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, डाईऑल मिलेगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल है कि अगर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पर मैंने कीटोन लिया है, तो जब अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ कराते हैं, ETOH का मतलब होता है, ET का मतलब इथाइल, CH3CH2 और OH का मतलब यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। आपको थोड़ी टर्म्स याद रखनी, जैसे कि CH3 के लिए हम Me टर्म यूज में लेते हैं, CH3CH2 के लिए हम ET टर्म यूज में लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर इथेनॉल का एडिशन करवाया जाता है, अब आप बोलोगे मैम इथेनॉल का कैसे करवा रहे हो आप, बिकॉज इथेनॉल में ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होते हैं। तो भाई लोन पेयर वाली स्पीसीज तो न्यूक्लियोफाइल होती है, और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है कार्बोनिल पे, ऑक्सीजन पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यहाँ पे O- और यहां पर क्या जुड़ गया, H, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर दिए थे ना इसके साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन कैसे करेंगे, सेकेंड स्टेप में सिंपल सा है कि O- इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर यहां से रिमूव हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया ना, और यहाँ पर ये OET और ये दो R ग्रुप। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसीटेट। क्या बोलते हैं, हेमी
एसिटिल। तो आप ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर इथेनॉल का या फिर किसी भी अल्कोहल का एडिशन करवाया जाता है तो इस टाइप के एडिशन रिएक्शन से मिलने वाला प्रोडक्ट हेमी एसिटेल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है और कैसे हम कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बस शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए जो कि मैंने करवा दी कि कैसे होती है रिएक्शन। अब आप इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है उसको विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन HCN react with कीटोन, कि भाई जब किसी कीटोन के साथ HCN रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, आपको ये बताना। तो आप बता सकते हो कौन सी रिएक्शन होगी। इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आप प्रोडक्ट भी बता सकते हो कि भाई आपको पता है साइनाइड जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल का टेक हो जाएगा और सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा और इस स्टेप से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है और कैसे हम इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही और वीडियोस में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए जिसकी हेल्प से आप रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाएंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी केमिकल जो नेम रिएक्शंस है उनको भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को ये सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ सके, उनके लिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझना इजी हो सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ आप सभी का थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।